ईरान के अंदर पिछले कुछ समय से हिजाब को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी यहाँ पर सबसे पहले तो ईरान जो है वो देखने की कोशिश करें तो ईरान जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर आया है। मिडल ईस्ट के अंदर सबसे पहले यह पूरा का पूरा एशिया है। यहाँ पर आप भारत जो है वो भारत देख सकते हैं और भारत से यहाँ पर अगर हम जूम करते हैं तो ये जो है वो ईरान है। ईरान की यहाँ पर बात है। ईरान के बारे में अगर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम प्राप्त करें तो ईरान का कैपिटल जो है वो तेहरान है और ईरान की जो करेंसी है वो रियाल है। रियाल। अगर रियाल और रुपी की अगर आप कंपैरिजन करें तो रुपी हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप 1 रुपया लेकर जाएंगे तो आपको वहाँ पर 514 ईरानियन रियाल जो है वो मिलेंगे। तो ईरान में ये जो प्रोटेस्ट है वो दिन ब दिन जो है वो बहुत ही खतरनाक हो रहा है। अगर यहाँ पर बात करें तो महिला जो है वो 84,000 से भी ज़्यादा महिला जो है वो इकट्ठा हो गई तेहरान के अंदर। तेहरान जो वहाँ का कैपिटल है वहाँ पर। ईरान के हम कुछ कानून जो है उसकी बात करते हैं तो कुछ समय पहले ईरान के अंदर एक ऐसा कानून बनाया गया था 2013 में अंदर ईरानी सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया कि कोई भी पुरुष, कोई भी मेल जो है वो अपनी जो एडॉप्ट की हुई लड़की यानी कि दत्तक ली हुई जो पुत्री है उसके साथ भी शादी कर सकता है, उसके साथ भी मैरिज कर सकते हैं। तो यह तो एक बहुत ही खतरनाक कायदा था, एक्ट था। क्यों? क्योंकि कोई भी पुरुष मेल जो होता था वो किसी को भी, कोई भी लड़की जो होती थी उसको एडॉप्ट कर लेता था यानी कि दत्तक ले लेता था और बाद में उसके साथ जो है वो शादी कर लेता था। तो बहुत सारी महिलाएं जो है वो इसके रिगार्डिंग जो है वो इसका प्रोटेस्ट, इसका विरोध करी। और एक कानून उसके अंदर, ईरान के अंदर ऐसा बनाया गया था कि अगर मान लो कि कोई लड़की है, उसने कोई गलती की है तो उस गलती की बदल उस गलती के बदले उस लड़की, वो जो लड़की है उसकी जो माता, उसकी जो मदर है उसको भी सज़ा दी जाएगी। तो बहुत सारी लड़कियां उसको भी, इसका भी विरोध, प्रोटेस्ट कर रही है कि भाई गलती हम कर रहे हैं तो हमारी माता को क्यों सज़ा मिले। तो ऐसे बहुत सारे कानून जो है वो वहाँ पर देखने को मिले थे। 2-3 और यहाँ पर आज हम जो मेन टॉपिक हमारा जो है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो ये है कि ये जो प्रोटेस्ट और ये सब तो हो रहा है, चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन प्रोटेस्ट जो है वो अचानक से क्यों शुरू हो गया? आखिर ऐसा तो क्या हो गया कि यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो गई? तो इसका मेन कारण है एजुकेशन। अगर एजुकेशन एंड कल्चर, ये इन लोगों ने यहाँ पर कल्चर देखा। अगर हम ईरान के अंदर देखने की कोशिश करें तो ईरान के बहुत सारी लड़कियाँ जो है वो अभी लास्ट कुछ ईयर से, कुछ समय से जो है वो बाहर वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि इटली, जैसे कि यूके, अमेरिका, अलग अलग जो देश है वहाँ पर घूम रही है। तो अब उन्होंने वहाँ का जो कल्चर, वहाँ का जो रहने की जो विधि थी, वहाँ का जो कल्चर, वहाँ के जो कपड़े पहनने की विधि, वो सब देखा तो उनको लगा कि हमें तो बहुत ही, हमारे साथ तो बहुत ही गलत हो रहा है, हमें तो बुर्खे में रखा जा रहा है, हिजाब में रखा जा रहा है। तो इनका फिर इन लोगों ने जो है विरोध किया। इसके साथ अगर कुछ और बात करें तो बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी की कि जो एजुकेशन में भी बहुत आगे निकल गई थी। एजुकेशन, और एक बात तो पक्की है कि अगर कोई भी इंसान एजुकेशन लेगा तो फिर वो प्रोटेस्ट तो करेगा ही कुछ ना कुछ, क्योंकि जब भी कोई इंसान एजुकेशन प्राप्त करता है तो उसको पता चल जाता है कि उसके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वह अपनी जो जीवन है, राइट टू लिव लाइफ, जीवन जीने का उसके पास अधिकार, उसके जीवन की अभिव्यक्ति का भी उसको जो अधिकार मिला गया। इसके साथ साथ बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी थी कि जो ईरान की लड़कियां थी लेकिन वो विदेश में जाकर पढ़ने का काम करती रही। तो विदेश में जाकर जब उन्होंने पढ़ा तो तब उन्होंने देखा कि जब हम ईरान में थे तब तो हमारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता था। तो उन लड़कियों ने, उन युवतियों ने क्या किया, वहाँ पर विदेशों में जाकर अलग अलग प्रकार के वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बना दिए और अलग अलग ईरान में उनकी जो सहेलियाँ, उनकी जो मित्र जो हुआ करती थी, सहेलियाँ जो हुआ करती, उनके साथ बातचीत करी और उनका काउंसलिंग करना शुरू कर दिया कि भाई देखो, हम तो यहाँ पर कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, हमारे पास तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का जो है वो बहुत ही बड़ा जो हमारे पास ये है, अधिकार है। तो इसी तरीके से जो महिला जो है उसका एम्पावरमेंट या फिर उसका इनलाइटनमेंट जो हो गया। यहाँ पर मेन चीज़ हमें क्या समझनी है? मेन चीज़ हमें यह समझनी है कि एजुकेशन जो है वो किसी भी देश को किस तरीके से जो है वो बदल सकता है। अभी आजकल ईरान में यह सब जो हो रहा है तो इससे ये बात तो पक्की है कि फ्यूचर में ईरान के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं उनकी जो परिस्थिति है वो बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि यह जो विरोध जिस तरीके से बढ़ रहा है तो हमें पता चला है कि महिलाओं की जो स्थिति है उसमें बहुत सुधार जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि महिलाएं है जो है उनको भी इसके लिए बहुत ही लंबा रास्ता जो है वो तय करना है। यहाँ पर एक दूसरी बात हमें यह भी समझनी पड़ती है कि ईरान जो है, ईरान के अंदर जो परंपरावादी जितने भी लोग हैं उनकी जो विचारधारा है वो बहुत ही कम हो रही है, मतलब कि उनकी पकड़ जो है वो ढीली हो रही है।
दूसरा एक मेन टॉपिक मेन पॉइंट है कि जिसकी वजह से यह रिवॉल्यूशन यह क्रांति हुई, तो वो यह है कि लास्ट कुछ ईयर से अगर हम बात करें तो ईरान की जितनी भी कॉलेजेस है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, उन सभी के अंदर जो प्रोफेसर थे वो प्रोफेसर ज़्यादातर वेस्टर्न फिलोसोफर थे या फिर वेस्टर्न पश्चिमी देशों के जो शिक्षक या फिर प्रोफेसर जो है वो वहाँ पर पढ़ाने का काम करते थे। तो इन सब से क्या होता था कि ईरानियन लोगों को या फिर ईरानियन महिलाओं को पूरे विश्व में दूसरे देशों में क्या हो रहा है उसके बारे में अपडेट मिलती रहती थी। दूसरे देशों की महिला क्या कर रही है, वो किस प्रकार की फ्रीडम, स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन यह सब अनुभव कर रही है, इनके बारे में उनको अपडेट मिलता रहता था। अगर हम मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें तो मुस्लिम देशों में तो ज़्यादातर महिलाओं को जो है दबाने का और इन सब का काम जो है वो किया जाता है। तो यह एक अच्छा डेवलपमेंट है कि इनके साथ यह हुआ। तो इन शॉर्ट यहाँ पर हमें यह समझ में आता है कि एजुकेशन जो है वो किस तरीके से कोई भी देश का या फिर कोई भी महिला की स्थिति कुछ भी है उसको जो है वो बदलने की ताकत रखता है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी एक बात बोला था कि मैं किसी भी देश की प्रगति जो है वो इस तरीके से मेज़र करता हूँ कि उस देश में महिलाओं ने कितनी तरक्की की है, कितनी प्रगति की है। अगर किसी देश में महिला ने ज़्यादा प्रगति की है, इट मीन्स कि वह देश जो है वो अच्छा है। इस तरीके से गांधी जी ने भी महिलाओं को जो है वो स्वतंत्रता और यह सब देने की जो है वो बातचीत की थी। ईरान की अगर कुछ बात करें, ईरान का अगर हम मैप देखने की कोशिश करें तो ये ईरान का जो है वो जियोग्राफी के संबंधित मैप है। यह इसमें से आपको कुछ एक दो क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। अगर ईरान की हम बात करें तो यहाँ पर एक जाग्रोस माउंटेन जो है वहाँ पर आए हुए हैं, जाग्रोस माउंटेन, और यहाँ पर ये इलबुर्ज माउंटेन जो है वो भी वहाँ पर आ गए। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दस्ते काविर एंड दस्ते लूट, ये दोनों ही जो है वो वहाँ पर के मरुस्थल यानी कि डेजर्ट एरिया है या फिर सैलाइन, बहुत ही सैंड वाले, रेती वाले, बलुआ वाले जो है वो पदार्थ, वो विस्तार जो है वो वहाँ पर पाए जाते हैं। तो प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि दस्ते काविर और दस्ते लूट जो है वो कहाँ पर आए गए हैं, तो यह ईरान में आए गए हैं। और यह क्या है, तो कि यह जो है एक तरीके के डेजर्ट मरुस्थल है। भारत और ईरान का संबंध जो है वो भी अच्छा है। भारत ने ईरान के अंदर जो है वो चाबहार बंदर जो है, चाबहार पोर्ट वो भी डेवलप किए हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो भारत ने ईरान के अंदर नेचुरल गैस और यह जो मिनरल्स वगैरह है उन सब के अंदर भी भारत ने ईरान के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करने का काम किया। अगर यह ईरान है, इसके नीचे अगर देखें तो यहाँ पर पर्शियन गल्फ है और यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर दस्ते लूट जो है वो आप देख सकते हैं। दस्ते लूट का जो एरिया देखो, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, सैंड कासल यानी कि बलुआ से बने हुए किले, ऐसा जो बोला जाता है। दस्ते लूट जो कारमेन नामनी जगह है वहाँ पर यह देखने को मिला है, बलुआ। और इसके वो दस्ते लूट के बारे में भी कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, दस्ते लूट है। और यहाँ पर ये दस्ते काविर, ये दस्ते काविर के बारे में भी आप देख सकते हैं। मतलब कि मेन चीज़ यहाँ पर क्या है कि ईरान के अंदर जिस तरीके से ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन का विकास हुआ, तो उसी वजह से महिलाओं को एक नई राह, नया रास्ता जो है वो मिल गई। मतलब कि यह एग्जांपल आप कहीं पे भी लिख सकते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन किस तरीके से पूरी की पूरी व्यवस्था है उसको बदल सकता है। किसी भी इंसान है उसको राइट्स, उसका अधिकार प्राप्त करने के लिए वह कैसे प्रोटेस्ट करने तक आ जाता है। तो उसका अगर कोई चालक बल, प्रेरक बल जो है या फिर उसके लिए अगर कोई उद्दीपक का काम करता है तो वह क्या है, एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, साइंटिफिक टेम्परामेंट। इससे पहले मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि केरल के अंदर नर बलि दी गई है। तो यह किस तरीके से पता चलता है कि नर बलि आज भी लोग देते हैं, लेकिन अगर उनको ठीक तरीके से उसको उस अज्ञानता से बाहर लाया जाए, मॉडर्न एजुकेशन दिया जाए, तो यह पूरी समाज जो है वो सुधारा जा सकता है और ह्यूमैनिटी की तरफ हम जो है एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ दूसरी बात अगर देखें कि ईरान के अंदर जो लड़कियां हैं वो हिजाब का प्रोटेस्ट कर रही है, जबकि भारत देश है वहाँ पर कर्नाटक के अंदर वो लड़कियां है वो भी हिजाब का प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रही है कि उनको वो हिजाब पहनना है। दोनों ही कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि पैराडॉक्स देखने को मिलता है कि एक तरफ की जो है लड़कियाँ वो एडवांस हो रही है, जबकि दूसरी तरफ हम जो है वो दुर्गति में जा रहे हैं। मतलब कि कौन सा रास्ता प्राप्त करना चाहिए, ये भी देखने लायक है। बाकी इसकी PDF जो है वो आपको नॉलेज रिपेयरिंग की टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी।